जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे दोस्तों। तो एक्चुअल में क्या है दोस्तों, आप सभी को पता है और आप सभी इतनी अच्छी सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो आपका क्या चल रहा है, 30 दिन का ये क्रैश कोर्स चल रहा है, हम जिसमें क्या करने वाले हैं, 30 दिन का ये कोर्स करने वाले हैं। और इस 30 दिन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, मैंने ये टारगेट रखा है कि तीनों हम क्या करने हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। और ऐसे ही डेली आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। आज ये हमारी क्या है, भौतिक विज्ञान की चौथी क्लास है। 3 क्लास अभी तक मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। और आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, न्यूटन के जो गति के नियम है, अभी तक आपने पढ़े होंगे कि फर्स्ट लॉ क्या होता है, सेकंड लॉ क्या होता है, थर्ड लॉ क्या होता है। लेकिन अभी तक आप ना कंफ्यूज रहते होंगे, आप इनको मतलब डेफिनेशन में या फिर इनके जो उदाहरण आते हैं उनमें। लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद ना आपका क्या होगा, 100% आपको क्लास में ही याद होगा। ये टारगेट क्रैश कोर्स है, क्लास में सब याद होगा। अगर आपको क्लास में याद ना हो और आपने पूरी वीडियो देखी है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि भैया ये बात हमें समझ में नहीं आई है, इस वजह से हमें याद नहीं हुआ है। बाकी इस तरीके से आपको समझाऊंगा, एकदम बेसिक तरीके से, डेली लाइफ से रिलेट करके आपको ज़रूर समझ में आएगा। उसके बाद क्या है, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको दूंगा। जैसे ये क्लास ख़त्म होगी उसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा। अब टेलीग्राम चैनल पर आप बोलेंगे कि हमारे पास टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं है, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6374568। तो 8006374568 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर क्या करेंगे, हाई लिख के मैसेज करेंगे तो आपके पास मेरी तरफ से क्या जाएगा, मैसेज जाएगा, जिसमें आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके आप क्या करेंगे, हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से टारगेट क्रैश कोर्स चल रहा है विद फ्री पीडीएफ। तो इसकी पीडीएफ दूंगा और भाई आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है। सारी पीडीएफ जितनी भी लिखी हैं अपने हाथों से लिखी हैं और बहुत अच्छे से मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं, न्यूटन के नियम पढ़ने वाले हैं। दिखा देता हूँ क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आप सभी देख सकते हैं। ये सारा जितना भी लिखा हुआ है ना एकदम क्लियर हो जाएगा, आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट बचेगा नहीं, ठीक है। अब देखिए चलते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम क्या चलते हैं, फर्स्ट लॉ की तरफ पढ़ते हैं और फर्स्ट लॉ क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, बड़े आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना है चीज़ों को। जब आपको समझ में आ जाए तो जब आपको वीडियो को मतलब लिखना है या फिर जो भी करना है वो बाद में करेंगे, पहले आपको बहुत अच्छे से समझना है। देखिए 1 बाय 1 बताऊंगा, पहले समझाऊंगा फिर ये जो लिखा हुआ है वो भी बताऊंगा। न्यूटन का फर्स्ट नियम। तो न्यूटन का जो फर्स्ट नियम होता है, सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि जो न्यूटन का प्रथम नियम होता है, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है, वो ये कहता है कि जो वस्तु जिस अवस्था में है, जो वस्तु जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में क्या करती है, रहना चाहती है। सपोज करो ये यहाँ पे आप बैठे हुए हो, तो आप क्या कर रहे हो कि आप इसी अवस्था में रहना चाहते हो। सपोज करो आप दौड़ रहे हो, तो आप क्या दौड़ना ही चाहते हो। तो सपोज करो कोई वस्तु मेज पर रखी हुई है, तो वो क्या चाहेगी कि मैं मेज पर रखी रहूं। न्यूटन का प्रथम नियम ये कहता है कि कोई वस्तु है वो जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहना चाहती है या उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि कोई, जैसे ये वस्तु रखी हुई है, सपोज करो ये क्या रखी हुई है, टेबल पे क्या रखा हुआ है, आपका सेल फोन रखा हुआ है जिससे आप वीडियो देख रहे हैं। तो जब तक आप इस सेल फोन पे कोई एक्सटर्नल मतलब कोई बाह्य फोर्स नहीं लगाएंगे, जब तक ये फ़ोन क्या करेगा, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। यहाँ मैं आपको बताता हूँ, एकदम समझाता हूँ, तीनों लॉ ऑफ मोशन समझा दूंगा, यहीं आपको समझ में आ जाएंगे। उसके बाद आपको लिखा हुआ भी सारा समझा दूंगा, ठीक है। तो आपको समझना है, ये क्या है, आपकी एक टेबल है, टेबल पे क्या है, ये आपकी बुक रखी हुई है। तो ये जो बुक रखी हुई है ना, ये आपकी बुक इसी अवस्था में रहना चाहती है जब तक कि आप इस बुक में क्या फोर्स नहीं लगाएंगे, आप इस बुक को धकेलेंगे नहीं। तो जब तक ये वस्तु क्या रहेगी, बुक क्या रहेगी, ये यहीं रहेगी। तो न्यूटन का प्रथम नियम हमारा यही कहता है कि जो वस्तु जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगाया जाए। सपोज करो ये बुक रखी हुई थी और इस बुक पे क्या करा, मैंने फोर्स लगाया, लेकिन हल्का सा जब आप फोर्स लगाओगे तो ये बुक क्या करेगी, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी। लेकिन आप जब अनबैलेंस फोर्स लगा दोगे, जो ये अनबैलेंस फोर्स रहेगा, तो फिर क्या करेगा, ये बुक को यहाँ धकेल देगा। तो यही क्या हो गई, इसकी पोजीशन चेंज हो गई। तो इसी का मतलब ये है कि जो वस्तु जिस अवस्था में है उसी में रहना चाहती है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है, न्यूटन का प्रथम नियम हो गया। कभी भी आपसे कुछ भी याद नहीं रखना है, यही इतना याद रखना है। उसके बाद जितने भी उदाहरण बनते हैं, जड़त्व क्या होता है, वो सारा आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब क्या है कि कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जड़त्व का नियम जो होता है
जड़त्व का नियम हम किस नियम को बोलते हैं? तो आपको याद रखना है कि जड़त्व का नियम हम न्यूटन के प्रथम नियम को बोलते हैं, क्योंकि जो जड़त्व का नियम है वो न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? प्रथम नियम पर आधारित है। अब आपको समझ, मैंने ये तो बता दिया कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ जड़त्व पर आधारित होता है, लेकिन अब ये जानते हैं कि एक्चुअल में जो जड़त्व लिखा हुआ है कि इसका मतलब क्या है, ये जड़त्व होता क्या है। अब देखिए समझते हैं। सपोज करो ये यहाँ पर क्या है, आपकी बुक रखी हुई थी किस पे? टेबल पे। तो टेबल पे जब आपने इधर से बहुत हल्का सा फोर्स लगाया, अपने हाथ से बहुत हल्का सा फोर्स लगाया, बुक को टच किया, तो इस बुक ने क्या करी? पोजीशन अपनी चेंज नहीं करी, जहाँ थी वो यहीं रह गई। उसके बाद आपने क्या किया, जब आपने हल्का सा फोर्स लगाया और बुक ने क्या करी? अपनी पोजीशन नहीं चेंज करी। इसका मतलब ये है कि ये जो बुक है ना, इस बुक ने भी क्या लगाया होगा? अपोजिट कुछ ना कुछ फोर्स लगाया होगा। तो जब आपने हल्का सा फोर्स लगाया और ये बुक मूव नहीं हुई, इसका मतलब ये है कि ये बुक किसकी वजह से यहाँ रुकी हुई है? बिकॉज ऑफ जड़त्व, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इनर्शिया। तो इनर्शिया की वजह से क्या हुई? बुक मूव नहीं हुई, क्योंकि इसके अंदर क्या है? इनर्शिया फोर्स है। इसी वजह से क्या है कि ये बुक मूव नहीं हुई। उसके बाद आपने और तेज से धक्का मारा, बुक क्या हो गई? अपनी पोजीशन बुक ने चेंज कर ली। इसका मतलब ये है जो इनर्शिया फोर्स था ना, उससे ज़्यादा आपने क्या इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, और ये जो जड़त्व था, जड़त्व इसका कम रह गया। तो इस वजह से आपकी बुक वस्तु क्या हुई? बुक क्या हुई? धकेल के यहाँ आ गई। इतनी सी बात याद रखनी है। ये क्या हो गया? न्यूटन का फर्स्ट लॉ हो गया। और ये क्या हो गया? जड़त्व का हो गया, जड़त्व पर आधारित होता है। अब देखिए डेफिनेशन लिखी है, बहुत प्यार से मैंने जो बताया वही डेफिनेशन में लिखी हुई है। अब आपको डेफिनेशन भी समझ में आएगी, सारा आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा एकदम। देखिए बोल रहा है न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार, न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार बोल रहा है कोई वस्तु जिस अवस्था में है और उसी अवस्था में रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाहरी अनबैलेंस फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है, कितनी अच्छी बात मैंने लिखी है, बिल्कुल जो आपको बताया वही डेफिनेशन लिखी हुई है। अब देखिए उदाहरण की बात करते हैं कि जो न्यूटन के प्रथम नियम है वो उस पर उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, और जड़त्व क्या है उस पर भी आगे आएंगे। देखिए चलती हुई ट्रेन से अचानक उतरने के बाद व्यक्ति को ट्रेन की दिशा में दौड़ना पड़ता है। अरे भाई एक बात बताइए, सपोज करो ट्रेन में आप जा रहे थे, तो ट्रेन में से जब आप उतरते हो तो आप उतरने के तरफ जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है उसी डायरेक्शन में क्या करते हो? हल्का सा दौड़ते हो, क्योंकि जैसे ही आप ट्रेन से उतरे तो ट्रेन से उतरने के बाद क्या हुआ कि जो आपकी बॉडी थी वो ट्रेन के साथ क्या गति अवस्था में रहना चाहती है। तो इसी वजह से ट्रेन से उतरने के बाद थोड़ा सा आप ट्रेन के साथ क्या करते हैं? दौड़ लेते हैं, जिससे क्या होता है कि वो जो गति है ना वो मेंटेन हो जाती है। उसके बाद आप रुक जाते हो आराम से। अगर आप किसी भी चलती हुई बस में से, चलती हुई ट्रेन में से या चलती हुई किसी भी गाड़ी में से अगर आप सीधा मुँह करके उतर जाएंगे तो आपका मुँह कहाँ लगेगा? ज़मीन में जाके लगेगा। बिकॉज ऑफ क्या? न्यूटन फर्स्ट लॉ। क्योंकि न्यूटन का प्रथम नियम ये कहता है कि आप जैसे ही बस में से उतरे, आप जैसे ही बस में से उतरोगे तो आपकी जो बॉडी है वो क्या थी? गति अवस्था में थी। जब ट्रेन गति अवस्था में या जो बस है उसमें आप खड़े हुए हैं तो वो क्या है? गति अवस्था में है। तो जब आप वो गति अवस्था में है तो जैसे ही आप उतरोगे आपकी जो बॉडी क्या चाहेगी कि वो भी गति अवस्था में रहे। लेकिन आप जैसे ही उतरोगे आप एकदम गति अवस्था में होने के लिए एकदम ऐसे आगे बढ़ोगे और आपका मुंह कहाँ लगेगा? आगे जाके लगेगा। तो इस वजह से आपसे ये बोला जाता है कि जब भी आप ट्रेन से या बस से उतरते हो तो जिस साइड में आप उतर रहे हो उसी डायरेक्शन में क्या करना चाहिए? थोड़ा सा मुँह करके आपको दौड़ना चाहिए। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं, ये नियम आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब चलते हैं, आपसे बोला जाता है कि जो यातायात के नियमों के अनुसार कार चलाते समय अथवा सवारी करते समय सीट बेल्ट बांधने की सलाह दी जाती है। अरे भाई एक बात बताइए, जो सीट बेल्ट बांधने की सलाह आपको क्यों दी जाती है? ये इसलिए थोड़ी दी जाती है कि आपको पुलिस पकड़ लेगी। तो सीट बेल्ट लगाने के पीछे भी एक कारण होता है, वो क्या है? न्यूटन का प्रथम नियम है। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे एग्जाम में? आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आपसे बोलेगा कि जो सीट बेल्ट हम लगाते हैं कार ड्राइविंग करते समय, जो सीट बेल्ट हम लगाते हैं वो न्यूटन के किस गति का उदाहरण है? तो आप डायरेक्टली आप समझ जाएंगे कि ये न्यूटन के किसका है? गति के प्रथम नियम का है। तो न्यूटन के प्रथम नियम का ये उदाहरण है। अब मैं आपको समझाता हूँ, बिल्कुल प्यार से समझेंगे। अगर समझ ना आए तो कमेंट करके भाई बता देना, वैसे मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। देखिए ये आप हैं, देखिए मैं यहाँ समझाता हूँ। ये आपकी गाड़ी है, क्या है? आपकी गाड़ी है। ये गाड़ी आपकी चल रही है किस पे? हाईवे पे। और आप यहाँ बैठे हुए हैं। तो आप क्या बैठे हुए हैं? यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आपसे बोला जाता है कि सीट बेल्ट लगाइए। अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो क्या होगा? जैसे ही आपकी गाड़ी चल रही है, सपोज करो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्या चल रही है? गाड़ी दौड़ रही है।
तो जैसे ही गाड़ी दौड़ रही है, सामने वाली जो गाड़ी है उसने क्या करे, ब्रेक लिए। जब सामने वाली गाड़ी ने ब्रेक लिए तो आप भी क्या करोगे, अपनी गाड़ी के ब्रेक लोगे। तो जैसे ही आप ब्रेक लेने के बाद तुरंत क्या होगा कि जो आपकी गाड़ी है वो रुक जाएगी, लेकिन जो आपकी बॉडी है वो क्या चाहेगी, क्योंकि वो गति अवस्था में है गाड़ी के साथ साथ, तो आपकी बॉडी क्या मतलब जो शरीर है वो क्या चाहेगा कि मैं गति अवस्था में रहूं। अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो आप शीशे में से पार होकर कहाँ चले जाएंगे, रोड पे चले जाएंगे। शीशे में से पार होकर रोड में चले जाएंगे, आपका सर कहाँ लगेगा, ड्राइवर मतलब जो ड्राइवरिंग कर रहा है उसका हैंडल में लगेगा। तो इससे क्या है कि मृत्यु होने के चांसेस रहते हैं, घटना होने के चांसेस रहते हैं। तो इसी वजह से आपसे बोला जाता है कि भैया जब आप ड्राइवरिंग करो, जब आप गाड़ी चलाओ तो सीट बेल्ट लगा लो। सीट बेल्ट के लिए इसलिए नहीं बोला जाता है कि आपको पुलिस पकड़ लेगी। तो आपको ध्यान रखना है किसका, न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या है, क्योंकि जो आपके जो शरीर था वो गति अवस्था में, आपकी गाड़ी चल रही थी तो वो आपका शरीर भी क्या गति अवस्था में रहना चाहता है साथ के साथ, लेकिन आपने ब्रेक ले लिए तो एक साथ क्या होगा, वो रुकेगा नहीं, वो फट से आपका आगे जाके सिर लगेगा, या आप ज़्यादा ही स्पीड से गाड़ी थी तो आप शीशे में से पार भी हो सकते हो। तो आपको ये बात याद रखनी है, उदाहरण याद रखना है, और मैंने आपको क्लियर भी कर दिया, ठीक है। यातायात के नियमों के अनुसार चलती ट्रेन से तोड़ने का सारा किसका, न्यूटन के प्रथम नियम का उदाहरण है। उसके बाद एक बात बोलता है कि जो न्यूटन का प्रथम नियम है, मैंने अभी आपको बताया, जड़त्व के नियम पर क्या होता है, आधारित होता है। किस पर होता है, जड़त्व के नियम पर आधारित होता है। तीनों नियम क्लियर करेंगे विद एग्जाम्पल, वीडियो कितनी भी लंबी हो जाए, पूरा न्यूटन के जो लॉ है ना वो इसी में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। क्योंकि एक भाई ने कमेंट करके बोला था कि भाई जितने भी आपके कोई भी एक टॉपिक है तो एक टॉपिक को एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया करो, तो अब आगे से ऐसा ही होगा। तो मैंने आपको बताया जो न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो किस पर आधारित होता है, जड़त्व पर आधारित होता है। उसके बाद देखिए अब चलते हैं किसके, जड़त्व की तरफ। वैसे ऑलरेडी मैं आपको पहले डिस्कस करता हूँ जड़त्व क्या होता है। जड़त्व वो होता है जैसे सपोज करो कोई वस्तु है, जो वस्तु पे हमने फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद भी ये वस्तु मूव नहीं हुई, क्योंकि जड़त्व के कारण, जड़त्व की वजह से ये रुकी हुई है वस्तु। जब आप और ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो वो क्या है, वस्तु मूव कर जाएगी। देखिए लिखा हुआ है, किसी वस्तु को खुद को अपनी वर्तमान अवस्था में रोके रखने के गुण को क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। और अगला पॉइंट लिखा हुआ है, वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी क्या होगा, उतना अधिक होगा। जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। आपसे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपसे बोलेगा कि जो जड़त्व है वो निम्न में से किस पर निर्भर करता है। तो आपको याद रखना है जड़त्व किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है, क्योंकि जिसका जितना अधिक द्रव्यमान होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या कर लेगा, फोर्स झेल सकता है। तो यही क्या होता है, हमारा जड़त्व होता है। तो जड़त्व वस्तु के किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। उसके बाद बोल देगा कि जो जड़त्व का नियम है ये दिया किसने है। तो आपको याद रखना है जड़त्व का नियम किसने दिया है, गैलीलियो ने दिया है। तो ये जो मतलब गैलीलियो ने, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी नोट्स आपको दे रहा हूँ या जितना भी आपको पढ़ा रहा हूँ ना, सारा पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल आरआरसी ग्रुप डी को टारगेट करके। वैसे तो पढ़ाने के लिए तो मैं पूरा फिजिक्स पढ़ाऊँ तो तब भी एक महीने में ख़त्म नहीं होगी, लेकिन एक महीने में मुझे क्या करनी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों क्या करनी है, ख़त्म करनी है। ये मेरा टारगेट है, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ ये उदाहरण है किसके, जड़त्व के उदाहरण है और न्यूटन के फर्स्ट लॉ के उदाहरण है। देखिए, रुकी हुई गाड़ी का अचानक चलना और शरीर का पीछे की ओर झुकना, ये स्थिर जड़त्व के कारण होता है, ठीक है। जड़त्व भी दो प्रकार के होते हैं। स्थिर जड़त्व, जब आप स्थिर अवस्था में हैं, आप रुके हुए हैं, तो आप वहाँ पे क्या काम कर रहा है, स्थिर जड़त्व काम कर रहा है। सपोज करो आप गति में हैं तो उस समय क्या है, गति का जड़त्व काम कर रहा है, ठीक है। तो सपोज करो गाड़ी रुकी हुई है, ये बस थी और ये बस में आप बैठे हुए थे, तो ये बस क्या है, खड़ी हुई थी। उसके बाद हुआ जैसे अचानक ही ड्राइवर ने रेस दी और जैसे ही अचानक बस चली, तो हुआ क्या कि जैसे ही बस चलेगी तो आपका शरीर क्या होगा, ये पीछे की तरफ, सिर आपका ऐसे हो जाएगा। तो जैसे ही आपका सर पीछे की तरफ होगा, इसका मतलब ये है कि बस रुकी हुई थी, तो आपका जो शरीर है वो भी क्या है, जब स्थिर अवस्था में बस थी तो आपका शरीर क्या था, रेस्ट में था, विराम अवस्था में था। जब विराम अवस्था में आपका शरीर था, लेकिन अकस्मात क्या हुआ, बस जैसे ही चलेगी तो आपका जो नीचे वाला पार्ट है, सपोज करो आपके पैर हैं, जो आप खड़े हुए हैं, तो आपके जो पैर हैं वो क्या होंगे, बस के साथ मूव कर लेंगे ना। जो आपका ऊपर वाला फेस, ऊपर वाला जो हिस्सा रहेगा वो क्या, विराम अवस्था में रहेगा। तो एकदम आपका शरीर ये क्या होगा, ये आगे चला जाएगा और ये पीछे आ जाएगा। तो ये किसके कारण होता है, न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार। तो ये स्थिर जड़त्व के कारण होता है। ये सारे न्यूटन के प्रथम नियम के उदाहरण चलने जितने भी हैं। देखिए, दूसरा उदाहरण मैंने लिया हुआ है कि पेड़ की डाली हिलाने पर फल का जमीन पर गिरना किस नियम का उदाहरण, न्यूटन के प्रथम नियम का उदाहरण है। और आपसे पूछे स्थिर जड़त्व का है या गति के जड़त्व का है, तो ये क्या है, स्थिर जड़त्व का उदाहरण है। वो कैसे है, सपोज करो
पेड़ है, ये पेड़ पे क्या है, डाली पे क्या है, फल लगे हुए हैं। सपोज करो आम का पेड़ है, तो आप जिस डाली पे आपका आम लगा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, उस डाली को पकड़ के ऐसे करके हिला देंगे ना उसको। तो हिलाने के बाद क्या होगा, जो आपका आम है ना, वो क्या करेगा कि वो इस तरीके से स्थिर अवस्था में रहना चाहेगा। लेकिन ये जो डाली आप इसको पकड़ कर हिला रहे हैं, तो हिलाओगे तो ये स्थिर अवस्था में रहना चाहेगा, तो ये टूट के कहाँ गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा, क्योंकि ये जिस पे लगा हुआ है ये क्या करेगी, मूव करेगी। तो पेड़ की डाली हिलाने पर फल का जमीन पर नीचे गिरना किसके कारण होता है, स्थिर जड़त्व के कारण होता है, न्यूटन के प्रथम नियम के कारण होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पत्थर या गोली मारने पर शीशों का टूटना क्या होता है, ये भी जड़त्व के कारण होता है। उसके बाद गति का जड़त्व क्या होता है, जैसे चलती हुई रेलगाड़ी में, सपोज करो रेलगाड़ी थी और रेलगाड़ी चल रही थी या बस थी, अब बस ये चल रही है, मतलब गति की अवस्था में है। तो अगर आप बस में खड़े हुए हैं, तो जैसे ही ये ड्राइवर क्या करेगा, ब्रेक लेगा, तो आपका शरीर कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा, क्योंकि जब ये बस चल रही थी तो आपका शरीर भी क्या था, गति अवस्था में था। तो आप ड्राइवर ने तो गाड़ी को रोक दिया ब्रेक लेने के बाद, लेकिन आपका शरीर क्या है, गति अवस्था में रहना चाहेगा, तो वो आगे की ओर गिर जाएगा। ठीक है, तो चलती हुई गाड़ी में अचानक ब्रेक लगने पर शरीर का आगे की ओर झुकना भी किसके कारण होता है, गति के जड़त्व के कारण होता है। तो ये सभी न्यूटन के प्रथम नियम के उदाहरण हैं, आप देख सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में ना आया हो तो भाई बता देना, बहुत अच्छे तरीके से मैं अपनी तरफ से प्रयास करता हूँ समझाने का, आपको समझ में आए। ठीक है, अब न्यूटन का सेकंड नियम क्या होता है, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। वैसे तो F=m में जो क्या होता है, यही सेकंड नियम होता है। फोर्स जो होगा, जितना भी बल लगाएंगे, वो मास और किसके, एक्सेलरेशन, मास और त्वरण के, द्रव्यमान और त्वरण के बराबर होगा। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसको एक्चुअल में समझते हैं किस प्रकार से होता है, और उसके बाद इसके उदाहरण भी देखते हैं। ठीक है, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहा है, इस नियम के अनुसार संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। यह परिवर्तन उस दिशा में होता है जिस दिशा में बल आरोपित किया जाता है। तो ये कह रहा है कि यह नियम, इस नियम के अनुसार संवेग में परिवर्तन की दर, तो संवेग मैं आपको पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूँ, तो आज और समझा दूंगा आपको, लगाए गए बल के समानुपाती होता है। तो देखिए, अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। देखिए, तो सपोज करो ये एक वस्तु थी जिसका द्रव्यमान क्या है, m द्रव्यमान है। तो ये वस्तु क्या है, गति अवस्था में चल रही है। इसका जो वेग क्या है, u है, जो हमारा इनिशियल वेग होता है, जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी होती है जब वस्तु चलना प्रारंभ करती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, u से रिप्रेजेंट करते हैं। जो फाइनल वेलोसिटी होती है, जो वस्तु की मतलब फाइनल चाल होती है, सपोज करो 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आप चल रहे हैं, उसके बाद कुछ समय बाद आपने क्या कर ली, अपनी रफ्तार 20 मीटर प्रति सेकंड कर ली, तो u की वैल्यू क्या होगी, 5 मीटर प्रति सेकंड होगी, और v की वैल्यू क्या होगी, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो मतलब क्या, जो फाइनल वेलोसिटी होती है उसको v लिखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी से u लिखते हैं। बाकी जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो क्वेश्चन में न्यूमेरिकल भी लूंगा इनसे रिलेटेड। ठीक है, तो होगा क्या, आपको पता है संवेग किसके बराबर होता है, मास इंटू वेलोसिटी के बराबर होता है। मैंने आपको बताया था, द्रव्यमान और वेलोसिटी जो वेग का गुणनफल होता है, उसी को क्या कहते हैं, हम संवेग कहते हैं। अब देखिए, इस वस्तु का मास क्या है, m है, और इनिशियल वेलोसिटी वेग क्या है, u है। ये वस्तु कुछ समय पश्चात चलती चलती यहाँ आ गई, उसके बाद इसका द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान तो भाई अभी भी वस्तु का वही रहेगा, मास क्या है इसका, m है। लेकिन वेलोसिटी किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, वेलोसिटी मतलब इसका फाइनल वेग v हो गया। तो जो पहले वाले का संवेग है वो कितना होता है, संवेग क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो पहले वाले का संवेग मतलब इस वस्तु का यहाँ पे संवेग क्या था, मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है, m है, वेलोसिटी क्या है, u है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा संवेग, मास क्या है हमारा, m है, और वेग क्या है हमारा, वेलोसिटी क्या है, v है। तो ये क्या आ गया, इनिशियल मोमेंटम, ये क्या आ गया, फाइनल मोमेंटम, ये क्या आ गया, संवेग हमारा, और ये भी क्या आ गया, संवेग। तो देखिए, न्यूटन के सेकंड लॉ के नियम में आपसे बोल रहा है कि संवेग परिवर्तन की दर, जो संवेग परिवर्तन की दर है, तो देखिए संवेग परिवर्तन की जो दर है, अगर आपको परिवर्तन निकालना है तो फाइनल में से क्या करेंगे आप, इनिशियल को माइनस कर देंगे। तो संवेग परिवर्तन की दर आपने निकालने के लिए क्या किया, P2 में से P1 आपने माइनस कर लिया, और संवेग परिवर्तन की आप दर निकालने के लिए क्या किया, समय से आपने भाग दे दिया। तो ये P2 माइनस P1 क्या आ गई, अपॉन T, संवेग परिवर्तन की दर आ गई। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि जो हमारा बल होता है, तो ये किसके समानुपाती होता है, संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो संवेग परिवर्तन की दर आपने निकाल ली, मैंने प्रैक्टिकली आपको निकालना बता दिया। उसके बाद ये बल हो गया, ये किसके समानुपाती होगी, संवेग परिवर्तन के दर के। उसके बाद P2 क्या है, mv है, क्योंकि P2 की वैल्यू क्या है यहाँ mv है, और P1 क्या है, mu है, P1 क्या है, mu है। तो ये F समानुपाती किसके आ गया,
पी एम वी माइनस एम यू अपॉन में टी। तो उसके बाद क्या किया आपने, m क्या कर लिया, कॉमन कर लिया, तो ये क्या आ गया, v माइनस यू अपॉन टी आ गया। तो m आपने जब m कॉमन कर लिया तो m कॉमन करने के बाद क्या आ गया, v माइनस यू अपॉन टी आ गया। तो आपको पता है त्वरण, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि त्वरण क्या होता है, कि जो हमारा वेग में परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो यहाँ क्या था, जो फाइनल हमारा त्वरण मतलब जो वेग में परिवर्तन की दर, तो वेग में परिवर्तन क्या हो रहा है हमारा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो v माइनस यू अपॉन टी। तो ये वैल्यू किसकी है हमारी, किसकी है, ये वैल्यू a की है, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो f समानुपाती किसके आ गया, m इंटू ये वैल्यू क्या आ गई हमारी, m इंटू a आ गई, क्योंकि ये वेलोसिटी, ये जो वैल्यू होती है किसकी होती है, a की होती है। ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, आपसे डायरेक्टली न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आते हैं, किसी वस्तु का इनिशियल वेग ये है और फाइनल वेग ये है, तो आप बताइए फोर्स क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ये आपसे बोल देगा मास इतना है, फोर्स इतना है, इसका त्वरण ज्ञात करें। ये आपको लिखना है, समझना है, समझ में ना आए तो कमेंट करना है, ठीक है। तो ये समानुपाती किसके आ गया, F समानुपाती M में आ गया। तो जो समानुपाती को हम इसको हटाते हैं तो क्या आ गया हमारी K आ गया, और इस K को हटा देंगे, K की वैल्यू पुट कर देंगे तो F इक्वल टू क्या आ गया, M में आ गया। तो जो फोर्स होगा वो मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया। तो ये आपका जो संवेग परिवर्तन की दर है, यहाँ से निकाल के फाइनली क्या आ गया, सेकंड लॉ ऑफ मोशन का रिजल्ट ये आ गया। इतनी बात आपको समझ में आई, या डायरेक्टली F इक्वल टू M में आप पढ़ लेते हैं, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए कैसे आया है। ये मैंने प्रूफ करके आपको दिखाया है और आपको समझाया भी है। अब देखिए आगे चलते हैं। अब ये आपको समझ में आ गया, इस नियम के अनुसार वेग परिवर्तन दर उसके लगाए गए बल के समानुपाती होती है। ये परिवर्तन उस दिशा में होता है जिस दिशा में बल आरोपित होता है। भाई उसी दिशा में, जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में तो क्या होगा, ये सपोज करो ये वस्तु थी, इस पर आपने F न्यूटन का आपने बल लगाया, तो इस वस्तु का कुछ ना कुछ मास भी होगा, और जितना ये मूव कर जाएगी ये क्या होगा, एक्सीलरेशन। तो यही क्या हो गया हमारा सेकंड लॉ हो गया। जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ही ज़्यादा क्या करेगी, ये मूव करेगी। तो बस इतना सा आपको याद रखना है। अब क्या है, डायरेक्टली क्या है कि फोर्स जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मास के। फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक्सीलरेशन के। तो यहाँ से भी क्या आ रहा है, F इक्वल टू M में आ रहा है। अब आपको एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है ना, जो आपको याद रखनी है, कि जो हमारा जो फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है, और फोर्स की यूनिट क्या होती है, डाइन भी होती है। एक न्यूटन कितने के बराबर होता है, 10 टू की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। और आपसे बोले डाइन किसकी यूनिट है, तो आप बोल देंगे डाइन है हमारी बल की यूनिट, फोर्स की यूनिट है, ठीक है। और आपसे बोले कि एक न्यूटन कितने के बराबर होता है, 10 टू की पावर 5 के बराबर होता है हमारा एक न्यूटन, 10 टू की पावर 5 डाइन के बराबर। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। और आपसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि किस नियम के अनुसार हम बल की माप करते हैं, तो आपको याद रखना है न्यूटन के गति के दूसरे नियम से क्या होता है, बल का माप होता है। बल को क्या करते हैं, नापते हैं। तो ये रहा दोस्तों न्यूटन का सेकंड नियम, आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो भाई बता देना। तीसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं, और अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं न्यूटन के सेकंड नियम से। आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि तेज गेंदबाज एवं लंबी कूद कूदने वाला जो व्यक्ति है वो न्यूटन के किस नियम का पालन करता है, तो आपको याद रखना है सेकंड नियम का पालन करता है, ठीक है। उसके बाद देखा होगा जब आप क्रिकेट खेले होंगे, जिस भी भाई ने क्रिकेट खेला है, तो जब आप क्रिकेट का कैच लपकते हैं ना, कैच लपकने के बाद अपने हाथों को पीछे की तरफ खींच के लेके जाते हैं। बॉल को पकड़ने के बाद हाथों को क्या करते हैं, पीछे की तरफ करते हैं। तो वो भी ये भी किसका उदाहरण है, न्यूटन के दूसरे नियम का उदाहरण है। आपको ये याद रखना है क्योंकि ये आवेग को फॉलो करता है, ठीक है। ये इतनी बात समझ में आ गई। न्यूटन का द्वितीय नियम आपको समझ में आ गया। न्यूटन के दूसरे नियम से न्यूमेरिकल के भाई क्वेश्चन बनते हैं, वो जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना तो उसमें लेके आऊँगा न्यूमेरिकल। जब MCQ क्वेश्चन कराऊंगा आप उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और सारे फॉर्मूले नोट कर लेना, सारा महत्वपूर्ण चल रहा है ये, ठीक है। अब उसके बाद न्यूटन के तीसरे नियम की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो आपको इतनी सी बात याद रखनी है। तीसरा नियम कुछ नहीं होता है, सपोज करो आप यहाँ दीवार पे खड़े हुए हैं, तो दीवार पे सपोज करो आप 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं ना, तो ये दीवार भी क्या करेगी, वापस आप पे कितना 5 न्यूटन का फोर्स लगाएगी। तो सपोज करो आपने किसी के गाल पे क्या मारा, थप्पड़ अगर आपने किसी के गाल पे मारा तो आपका गाल क्या करेगा, वो भी अपोजिट जितनी स्पीड से, मतलब जितने बल आपने थप्पड़ मारने में लगाया ना गाल पे, तो गाल भी क्या करेगा, आपकी तरफ बल लगाएगा, ठीक है। तो ये आपको एक्शन रिएक्शन भी हम इसको बोल देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। तो ये आपको याद रखना है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया बल भी हम इसको बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन बल भी हम इसको बोलते हैं। अब इसके समझते हैं क्या क्या उदाहरण होते हैं। बहुत अच्छा
है न्यूटन का थर्ड लॉ भी, और जो न्यूटन के नियम तीनों बताए हैं ना, आप मान के चलिए कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर आएंगे भाई फिजिक्स में। जो आपका आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम होगा ना, तो 25 क्वेश्चन उसमें साइंस के रहने वाले। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि ये जो न्यूटन के लॉ होते हैं ना, तीनों नियम में से कम 1 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, और 2 भी हो सकते हैं। लेकिन आज के बाद आपको न्यूटन के नियम पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं, इस तरीके से मैं बताने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, और पीडीएफ भी आपको दूंगा, ये आप खुद से भी लर्न कर लेना या फिर लिख लेना, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण है। उसके बाद देखिए, बंदूक चलाने पर जैसे ही गोली आगे बढ़ती है तो साथ ही क्या होता है, बंदूक पीछे की तरफ धक्का देती है। तो आपने देखा होगा जब भी आप बंदूक चलाते हैं कंधे पे रख के या कहीं भी रख के, तो उसको बहुत टाइट पकड़ते हैं। इससे क्या होता है कि आपको पता है कि जैसे ही गोली आपकी बंदूक से बाहर जाएगी, सपोज करो ये क्या है, ये आपने गन बना दी। अब इस गन से जो ये गोली निकल रही है ना, तो जितनी रफ्तार से ये एक्शन होगा ना इसकी तरफ, तो ये गोली क्या करेगी, पीछे की तरफ रिएक्शन भी करेगी। अगर आप बंदूक को नहीं संभाल पाएंगे तो बंदूक हाथ से छूट जाएगी या आप पीछे की तरफ लुढ़क जाओगे, ठीक है। बचपन में आपने एक पढ़ी होगी शायद, उसमें भी ये एक्शन रिएक्शन जो बल होता है, क्रिया और प्रतिक्रिया, वो भी उसी का उदाहरण है, ठीक है। तो दूसरा नियम आपसे पूछा जाता है, आपसे डायरेक्टली बोलेगा कि बंदूक पीछे गोली, मतलब बंदूक चलाने पर जैसे ही गोली पीछे जाती है तो ये किस नियम का उदाहरण है, तो आपको बता देंगे न्यूटन के तृतीय नियम, मतलब थर्ड लॉ ऑफ मोशन का उदाहरण है। उसके बाद आपसे आगे पूछा जाएगा, टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ, कि जब रॉकेट एवं जेट का सिद्धांत रेखीय संवेग संरक्षण नियम पर आधारित होता है। जो रॉकेट होता है, जब रॉकेट उड़ता है तो वो किस नियम के अनुसार मतलब उड़ता है, तो आपको याद रखना है न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार उड़ता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, आपने ये पॉइंट देखा होगा, सपोज करो आप नाव में से उतरते हैं ना, जब जैसे करो ये सपोज क्या है, आपकी नाव है, तो ये क्या है, नाव पानी में, यहाँ पर पानी भरा हुआ है और यहाँ क्या है, आप खड़े हुए हैं। तो जब यहाँ आप खड़े हुए हैं तो जैसे ही आप इस नाव से कूदोगे ना आगे की तरफ, तो आप क्या करोगे, पीछे की तरफ नाव को धकेलते हो। तो नाव को आप इस तरफ धकेलते हो पीछे की तरफ, और नाव क्या करती है, आपको आगे की तरफ धकेलती है। तो आप कूद के कहाँ चले जाते हो, आगे, और नाव पीछे थोड़ी सी धकेल जाती है, मतलब पीछे थोड़ी सी मूव कर जाती है। तो वो भी कहाँ, वहाँ भी कौन से नियम का प्रयोग होता है, न्यूटन के तृतीय नियम का। देखिए फिजिक्स जो है, जो भौतिक विज्ञान है, आप इसको समझ के पढ़ेंगे तो आपको रटने की कोशिश कभी नहीं पड़ेगी, रटने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। और आशा करता हूँ इस तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्या है, कभी भी आप भूलें ना। जब हम नदी के किनारे नाव में नीचे कूदते हैं तो तब क्या होता है, तब नाव को पैरों से पीछे की ढकेलते हैं और इससे नाव पीछे हट जाती है, और उसका प्रतिक्रिया बल जो लगता है वो हमें आगे की तरफ धकेल देता है। इतनी बात समझ में आई। अब आगे चलते हैं, यहाँ लिखा हुआ है एक्शन रिएक्शन भी कहते हैं इसको, मतलब न्यूटन के तीसरे नियम को क्या कहते हैं हम, एक्शन रिएक्शन बल भी कहते हैं। उसके बाद आपसे क्वेश्चन आएगा, पानी में तैरना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है, तो आप बोल देंगे न्यूटन का तृतीय नियम, क्योंकि एक्शन भी होता है रिएक्शन भी होता है। आप पानी को पीछे धकेलते हैं, पानी आपको कहाँ धकेलता है, आगे धकेलता है, ठीक है। उसके बाद ज़मीन पे चलना, अगर आप और हम जो चल पाते हैं ना ज़मीन पे, सपोज करो ये आप हैं और जो आप ये चल पा रहे हैं ना ज़मीन पे, दौड़ पा रहे हैं, तो सब किसके कारण हो रहा है, न्यूटन के तृतीय नियम के कारण हो रहा है। क्योंकि जब आप चलते हैं ना, तो आप क्या करते हैं, ज़मीन पर बल लगाते हैं, ज़मीन पे मतलब बल लगाते हैं। तो सपोज करो आप पीछे की तरफ ज़मीन को धकेलते हो, आप बल लगाते हो, तो जो सरफेस से जो मतलब अर्थ से जो बल लगता है वो आपको आगे की तरफ धकेलता है। तो इसी कारण हम क्या करते हैं, ज़मीन पर चल पाते हैं, किसके कारण, न्यूटन के तृतीय नियम के कारण। आपको समझ में भी ना आए ना, तो उदाहरण तो आपको समझ में आने चाहिए। क्या कोई भी उदाहरण आपके सामने आ जाए कि किस नियम का उदाहरण है, तो आपको एकदम बताना है कि ये इस नियम का उदाहरण है। क्वेश्चन कराऊंगा आप सभी को, आप ये ना सोचें कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी की क्लास कराता रहूँगा। तो एमसीक्यू क्वेश्चन करने से पहले ना थ्योरी पढ़नी ज़रूरी होती है। एमसीक्यू क्वेश्चन की तो पता है यूट्यूब पे बहुत सारी ढेरों क्लासेस चल रही हैं, लेकिन थ्योरी पढ़ाने वाले बहुत कम मिलेंगे आपको, जो आपको हर डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, रॉकेट का उड़ना भी क्या है, तृतीय नियम का उदाहरण है, ये भी तृतीय नियम का उदाहरण है। अब क्या होगा दोस्तों, आपने देखे होंगे कि गति के समीकरण आपने सुने होंगे, कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये आपको याद रखना है डायरेक्टली। इनसे क्या आते हैं, न्यूमेरिकल बनते हैं। तो पहला गति का समीकरण होता है v = u + at, दूसरा होता है s = ut + हाफ at², उसके बाद तीसरा होता है v² = u² + 2as। तो ये जो तीनों गति के समीकरण है ना, ये तीनों आप नोट डाउन कर लेंगे। आपको याद रखना है प्रथम कौन सा है, द्वितीय कौन सा है, तृतीय कौन सा है। अब ये कहाँ यूज होते हैं, क्या होता है, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। जब न्यूमेरिकल कराऊंगा इनसे रिलेटेड आप कर लेंगे बड़े आराम से, जब एमसीक्यू क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। तो आपसे पूछ लेगा
कि ये यू क्या होता है, प्रारंभिक वेग होता है, वी क्या होता है, हमारा अंतिम वेग होता है, ए क्या होता है, त्वरण होता है, टी क्या होता है, हमारा समय होता है, एस क्या होता है, विस्थापन और दूरी होती है। तो ये रहा आपका दोस्तों क्या, न्यूटन के तीनों नियम मैंने आपको बताए, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, तृतीय नियम। ठीक है, एक बार रिवीजन कर देता हूँ। और जो ये जो पीडीएफ है ना, वो पीडीएफ आपको इस नंबर पे आप हाई लिख के मैसेज जैसे ही सेंड करेंगे तो आपके पास क्या होगा कि टेलीग्राम चैनल का लिंक चला जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल पे आप क्लिक करके आप हमारे साथ चैनल के साथ जुड़ जाना। तो आपको क्या होगा, ये पीडीएफ और भी जितनी पीडीएफ होती हैं स्टडी से रिलेटेड, मैं इसी टेलीग्राम चैनल पे सेंड करता रहूँगा। और आपके लिए बहुत अच्छा एक प्लान लेके आ रहा हूँ, बहुत जल्द आपको बताने वाला हूँ। आपको क्या होगा, लगभग मैं 200 क्वेश्चन फिजिक्स के, 200 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 200 बायोलॉजी के, 200 स्टैटिक जीके के, सारा मतलब एक पीडीएफ बनवाऊंगा, उसको बाद उसको दूंगा आपको 15 दिन पहले, जब आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या मैंने पढ़ाया है, समझ में ना आया हो तो भाई कमेंट करके बता देना, रिवाइज़ कराने की कोई ज़रूरत है नहीं। और जिस भी भाई या बहन ने मेरी वीडियो लास्ट तक देखी है उसको दिल से धन्यवाद भाई। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, आपका डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने वाला है। और आपको इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर जो न्यूटन के तीनों नियम है वो आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आप अभी भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुली हुई है, और आपकी कमेंट का मैं रिप्लाई भी करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ। तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है ना तो आप इतना कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर विद पीडीएफ क्लासेस चल रही हैं। किस पे, मैथ बाई संदीप सर पे, जो कि आपके लिए हमेशा 100% से भी ज़्यादा अगर मेहनत हो सकती है तो आपके लिए आपका भाई भी कह सकते हैं, बड़ा भाई छोटा भाई इसी तरीके से मेहनत करता रहेगा और आपको सिलेक्शन के करीब लेके आना है। साइंस ऐसी कर लेंगे, ग्रुप डी में 25 में से 20 से कम तो कोई करके आएगा ही नहीं, और जो अच्छे पढ़ के जाएंगे वो 25 में से 23-24 करके आएंगे। ठीक है, तो मुलाकात होगी दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए।